Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion, and we will be revising the complete chapter concept along with MCQs. Topic for this lecture is structure of atom, and in this lecture we will be taking up hydrogen spectrum and Bohr's model. And before we start, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly. तो इन द चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोहर्स मॉडल एक मेन टॉपिक है. बोहर ने एटम का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया है? हाइड्रोजन के ऊपर काम करके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हेल्प से. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस आती हैं, वो लाइंस का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, और बोहर मॉडल के अंदर एटम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और कितना उसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड है, और क्या उसका वेलोसिटी है, क्या एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, और ऑर्बिट का रेडियस क्या है. ये सारे रिजल्ट्स बोहर ने जो दिए वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हेल्प से. तो हमें पहले स्पेक्ट्रम समझना है, फिर हम बोहर्स थ्योरी समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद स्लाइड नंबर 1. फर्स्ट स्लाइड इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. स्पेक्ट्रम इज द इंप्रेशन on the photographic plate obtained when some radiations are passed through a prism. Radiations को हम प्रिज्म से पास करते हैं और फिर जो भी स्प्लिटिंग के बाद पैटर्न आएगा उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. जैसे कि सनलाइट का स्पेक्ट्रम तो आप देखते हो, सनलाइट का स्पेक्ट्रम है रेनबो. वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है. रेनबो के अंदर आपको 7 कलर्स दिखते हैं, विबग्योर जिसको बोला जाता है. वो एक के ऊपर एक कलर जो है मर्ज्ड होता है, ओवरलैप्ड होता है, बट ऐसे सेपरेशन नहीं आएगी, एक लाइन आएगी दूसरा लाइन आएगा, ऐसे नहीं. वायलेट, इंडिगो सब एक दूसरे के साथ साथ मर्ज हुए होते हैं, राइट. तो सनलाइट का स्पेक्ट्रम जो है कॉन्टिन्यूअस है, बट एटम का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है. एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिसकॉन्टिन्यूअस. ठीक है. तो हमें हाइड्रोजन तो मतलब एटम है ना, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम लेंगे तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा. स्पेक्ट्रम है क्या? जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंप्रेशन ऑफ लाइंस आ रहा है, पैटर्न ऑफ लाइंस आ रहा है. वो कैसे आ रहा है? हमने रेडिएशन को प्रिज्म से पास किया और फिर वो स्प्लिट होने के बाद जो पैटर्न दिखाएगी दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. तो स्टार्ट करते हैं विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम मतलब लाइंस आएंगी, और एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि H2 गैस को हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं ताकि वो रेडिएशन समिट करे. देखिए इधर हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया जाता है और फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या सिचुएशन होती है? इट स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशंस. यहां हम मेंशन कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट. ये रेडिएशन एमिट करता है और वो जो रेडिएशंस होती हैं वो एक ग्रेटिंग से स्लाइड से पास करेंगे, और वन रेडिएशन एट ए टाइम इज मेड टू फॉल ऑन द प्रिज्म. एक के बाद एक रेडिएशन जब प्रिज्म पे फॉल करती है वो प्रिज्म इनको स्प्लिट कर देता है. फर्दर हम फोटोग्राफिक प्लेट पे पैटर्न ऑब्टेन करते हैं और बहुत सारी लाइंस ऑब्टेन होती हैं इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है, 2 लाइनें 4 लाइनें नहीं, सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड. सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. वी हैव व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, a bluish light is obtained. This light shows discontinuous line spectrum of several sharp lines. Discontinuous मतलब लाइन स्पेक्ट्रम, एक के बाद एक लाइन आएगी बट बीच में स्पेसिंग रहेगी. आप लाइंस देख सकते हो, डायग्राम में दिख रहा है. और ये जो लाइंस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, दे आर डिवाइडेड इनटू 6 सीरीज. वो सीरीज है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड. एंड याद रखना है लाइमन सीरीज इज इन दी अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. बाल्मर सीरीज की लाइन विजिबल रेंज में आएंगी, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड IR में, और हमफ्री सीरीज फार IR में. एंड दीज लाइंस आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट.
Got it? Next point, to calculate the wavelength. अब ये जो lines हैं उनको हमने study करना है, उनकी wavelength calculate करनी है, तो ये relation use करना है, which is wave number nu bar is equal to 1 upon lambda. It is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where r is the universal constant called as Rydberg's constant. तो इस equation से हम use करते हैं, इसकी value है 109678. And we can calculate the wavelength of, question is given now, one wavelength of certain line in Balmer series is found to be 4341 angstrom. To what value does the n correspond? आपको wavelength given है, बाल्मर सीरीज की कोई लाइन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, n वैल्यू मतलब हायर लेवल कैलकुलेट करना है. ये देखिए ये रिलेशन है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. n1 is the ground level, n2 is the excited level और z square होता है, z is 1 for hydrogen, right? तो क्वेश्चन में आप n1 n2 पहले पुट करोगे, टेबल पे आते हैं. ये बात याद रखिए, लाइमन सीरीज है तो n1 is 1, बाल्मर है तो n1 is equal to 2, पास्चन सीरीज में n1 is 3, फिर ब्रैकेट में n1 is 4 एंड पी फंड में n1 5, हमफ्री में n1 6, n1 ग्राउंड लेवल का सिंबल है और वैल्यू है 109678. ये डेसिमल नहीं आएगा, यहाँ गलती से लिखा हुआ है, आपने वैल्यू पुट करनी है 109678 और क्वेश्चन बाल्मर सीरीज पे था तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर और ये है 1 अपॉन लैम्डा. लैम्डा हमें क्वेश्चन में गिवन था 4341 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये सेंटीमीटर इनवर्स में है. तो दिस इज इक्वल टू 109678 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, n2 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 25 एंड n2 विल बी 5. कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से था, 5th से जब सेकंड में आएगा फॉल करेगा तो क्या वेवलेंथ आएगी, 4341. तो इस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे हमें क्वेश्चंस करने हैं. लेट्स कम टू द स्लाइड नंबर 2. नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो देखिए टेबल दिया है, डायग्राम दिया है, डिफरेंट लाइंस कौन कौन सी ऑब्टेन होती हैं. लाइमन सीरीज जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है वो कब मिलेगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर लेवल टू फर्स्ट लेवल. When electron falls from any higher level to the second level तो उस सीरीज का नाम रख दिया गया बाल्मर सीरीज और वो विजिबल रीजन में आएगी उसकी वेवलेंथ. From any higher level if it falls to third level पास्चन सीरीज. From any higher level to fourth level ब्रैकेट सीरीज. ऐसे पी फंड एंड हमफ्री इनके रीजन्स भी मेंशन्ड हैं. तो अलग अलग लाइंस आपको ऑब्टेन होती हैं, जैसे कि समझ लो मुझे लिखना है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए n1 n2 वैल्यूज बताने हैं. n1 इज ग्राउंड स्टेट, n2 इज एक्साइटेड स्टेट. तो ये वैल्यू 1. लाइमन बोला तो ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज 1. हायर लेवल 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट फर्स्ट लाइन मीन्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट इट इज फॉलिंग टू फर्स्ट. इफ आई हैव टू राइट फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज तो ये किसी हायर लेवल से सेकंड में आएगा. तो फर्स्ट लाइन बोला तो 3 से. अगर कह दिया जाए सेकंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, लेट्स से इसके लिए n1 n2 चाहिए, तो पास्चन सीरीज मतलब n1 इज 3 बट ये 4 नहीं लिखना, ये 5 लिखना है. 4 to 3 इज फर्स्ट लाइन, 5 to 3 इज द सेकेंड लाइन. गॉट इट. तो इस तरीके से n1 n2 वैल्यूज चाहिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी आती हैं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट इज गिवन बाय n into n-1 upon 2. Or when electron returns from a level n2 to n1, then lines produced is given by this. n2 to n1 means जैसे कि 5th से सेकंड में आ रहा है या 7th से थर्ड पे आ रहा है, 7th से सेकंड पे आ रहा है, तो कैसे हम लाइंस कैलकुलेट करेंगे, ये रिलेशन चाहिए. और अगर टोटल लाइंस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम एनी हायर लेवल, वापस अगर ग्राउंड पे आ रहा है, फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, तो ये n into n-1 upon 2, बट कहीं बीच में रुक रहा है
तो ये रिलेशन। कमिंग टू द क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज गिवन, कैलकुलेट पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 7th शेल टू 2nd शेल। अब देखिए हमारे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ये है, इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग फ्रॉम 7th टू 2nd। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे लाइंस? नंबर ऑफ लाइंस इज गिवन बाय द रिलेशन n2 माइनस n1, फिर n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। तो 7 से आना है इसने, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2। कैन आई राइट हेयर 5 इंटू 6 बाई 2? कहने का मतलब टोटल 15 लाइंस ऑब्टेन होंगी अगर वो 7th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में फॉल करता है। क्लियर? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये डिटेल थी। अब आते हैं नेक्स्ट बोहर्स मॉडल के ऊपर। बोहर मॉडल आप अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। बोहर ने डिपिक्ट किया कि एटम के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड ऑल अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, बट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड पाथ। उन फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट्स बोलते हैं। और बोहर का मेन पॉस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम का mvr इज इक्वल टू nh/2π, वो आप बार बार यूज करते हो। तो ये सारा 9th 10th में भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहां पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट कैलकुलेट करना चाहें अगर, तो ये रिलेशन है n² h² अपॉन 4π² mze²। इन सब के अंदर देखिए क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम रेडियस का एक्सप्रेशन पुट करने के लिए ये कंसिडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज -e है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस विद चार्ज प्लस Ze। ये न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय, इट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। कैन इट बी रिटन एज इट इज इक्वल टू कांस्टेंट K विद Q1 को मैंने न्यूक्लियस का चार्ज लिया, Q2 को मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया और डिवाइड किया R² से, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो नेगेटिव था ना, नेगेटिव चार्ज था तो फिर माइनस भी लगेगा, एंड K का वैल्यू ले लिया जाता है 1। CGS सिस्टम में ये K का वैल्यू 1 है। K इज इक्वल टू 1 इन CGS सिस्टम। वैसे K होता है 1/4πε0। गॉट इट? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास रिटर्न है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इक्वल कर देंगे विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय mv² अपॉन r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv² बाय r, और ये आपने लिख लिया Ze² अपॉन r²। तो क्या हम यहां से r कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए पहले एक r तो कैंसिल ही हो रहा है, लेफ्ट पे एक r कैंसिल हो रहा है राइट के साथ। वी कैन राइट v², अभी लेफ्ट पे ले आओ, v² इज इक्वल टू Ze² अपॉन mr। v का वैल्यू पुट कर देंगे बाय दी बोहर्स पॉस्टुलेट। बोहर का एंगुलर मोमेंटम का जो पॉस्टुलेट है वो है mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो यहां से v कैलकुलेट कर लेते हैं, nh/2πmr। कैन आई सब्सटीट्यूट द वैल्यू फॉर वेलोसिटी? ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, n² h² अपॉन 4π² mr² इज इक्वल टू Ze² अपॉन mr। गॉट इट? ये हमने अलग से यूज किया, इसको v² बना के पुट किया। अब आप r कैलकुलेट कर सकते हो। वी कैन राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ r। ये बन जाएगा n² h² अपॉन 4π² mze²। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है। n को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट, n को 3 पुट करोगे तो आपको थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। क्वेश्चन स्लाइड के ऊपर देखो, ये एक्सप्रेशन गिवन था n² h² अपॉन 4π² mze²। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये यूज होता है, बट ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना चाहिए कि रेडियस का एक्सप्रेशन कैसे आया। उसके लिए
ये हमने यूज किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो mv² अपॉन r होता है। तो हमने इस तरीके से r का एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब देखिए, अगर ये वैल्यू पुट करें h का, पाई का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रेडियस बन जाता है। देखते हैं हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करा जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग्स में। सब कुछ हम सीजीएस सिस्टम में कर रहे हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस सिस्टम इज 4.8 इंटू 10⁻10 ESU यूनिट्स। Z तो 1 लेना है हाइड्रोजन के लिए। ये सब पुट करने से रेडियस आता है 0.529 इंटू n² अपॉन Z। Z कभी हाइड्रोजन की जगह He+ दिया हो तो Z की वैल्यू 2 लेंगे, अगर Li+2 दिया हो Z का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पुट करके, ये एंगस्ट्रॉन में आंसर आ रहा है। कैन इट बी रिटन एज 0. या ऐसे करते हैं, पहले सेंटीमीटर की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम एंगस्ट्रॉन की लिखेंगे। 0.529 इंटू 10⁻⁻8 n² अपॉन Z। दिस इज इन सेंटीमीटर एंड एंगस्ट्रॉन में एक्सप्रेस कर देंगे। गॉट इट? 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स थर्ड ऑर्बिट इन Li+2 आयोन। तो यही एक्सप्रेशन पुट करेंगे डायरेक्टली। सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन, नाउ वी हैव थर्ड ऑर्बिट एंड Li+2 इज गिवन। Li+2 के लिए Z का वैल्यू 3 और थर्ड ऑर्बिट बोला है तो n का वैल्यू 3। देयरफॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 n² अपॉन Z। तो इट इज इक्वल टू n का वैल्यू 3 का स्क्वायर लिया, n का वैल्यू लेना है 3 और Z is also 3. So you will get 0.529 multiplied by 3. ये आ जाता है 1.587 एंगस्ट्रॉन. This is the radius of nth orbit. Let's come to the next slide. After the radius, next is energy. Energy of electron in an orbit. Energy के लिए ये expression दिया है TE is equal to, this is the total energy. This is total energy and given by expression minus 2 pi square me4 z square upon n square h square. और फिर अलग अलग यूनिट्स में वैल्यूज बाद में देखते हैं, पहले एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए काम करेंगे. प्लीज लुक केयरफुली. वी हैव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ये टोटल एनर्जी दो चीजों का सम होती है. पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय ZE square upon R, Q1 Q2 upon R, राइट. एंड काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर. अब काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस करना पड़ेगा Z की टर्म्स में, मतलब चार्ज की टर्म्स में, Z और E की टर्म्स में. तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने रेडियस के टाइम पे यूज किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था mv स्क्वायर अपॉन r, ये था ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. अब हमने क्या करना है, mv स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे. ये बन जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास आ रहा है ZE स्क्वायर अपॉन r. अब यहां काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दो. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv स्क्वायर था वो बन गया हाफ ऑफ ZE स्क्वायर अपॉन r. तो कई बार अलग अलग से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछे जा सकते हैं. अब टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव ही रखनी है, ठीक है. नेगेटिव साइन तो सिर्फ एक अट्रैक्शन को शो कर रहा है. पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे नेगेटिव साइन नहीं लिखना. इट इज इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 2r. This is the total energy in an orbit. Got it? अब हम इस रिजल्ट को हाईलाइट भी कर देते हैं. यहां पे रेडियस का वैल्यू पुट कर देंगे. रेडियस अभी अभी डिराइव किया था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mz
ई स्क्वायर। हमने के को 1 लिया, हर बारी के का वैल्यू 1 लेके टोटल एनर्जी में पुट कर देंगे तो एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, ये है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर गया 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। गॉट इट। तो कुछ कुछ पैरामीटर्स कैंसल आउट हो रहे हैं और आपका रिजल्ट आ रहा है फॉर nth ऑर्बिट इट इज माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस रिजल्ट वॉज गिवन इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए एनर्जी को अब किस किस यूनिट में एक्सप्रेस किया। अब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, Z का वैल्यू 1 लेंगे हाइड्रोजन के लिए, He+ है तो वैल्यू विल बी 2। ये सारा पुट करने के बाद प्लैंक्स कांस्टेंट भी पुट करते हैं, ये वैल्यू आता है 21.72 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग्स के अंदर। एंड 1 जूल 10⁻7 अर्ग्स होता है। कीप इन माइंड 1 अर्ग विल बी इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल्स, तो उसको अब आप जूल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी को कभी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लिया जाता है, कभी जूल्स में, कभी अर्ग्स में, सारे यूनिट्स में ये वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए। और क्या रिलेशन है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये हम यहां लिख देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। गॉट इट। ये रिजल्ट पुट करते हुए अब हम सारे रिजल्ट कंपाइल करते हैं। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स इज -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे विद द नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हर बारी Z स्क्वायर न्यूमरेटर में और N स्क्वायर डिनोमिनेटर में, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको किलो जूल पर मोल में वैल्यू चाहिए 1311 किलो जूल पर मोल, ये जो वैल्यू थी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में थी, इसको बाहर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जूल को भी बाहर लिख देते हैं, यहां मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, जूल पर एटम। अब मैंने जूल से किलो जूल बनाए और एवोगैड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया किलो जूल पर मोल। सिमिलरली इट इज 313.6 अगर किलो कैलोरी पर मोल बनाना है। गॉट इट। तो ये सारे यूनिट्स अलग अलग हैं बट एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। जनरल एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ वन क्वेश्चन इज गिवन हियर। Ionization energy of hydrogen atom is given 13.6. What will be ionization energy of He+ ion? तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी होता है कि इलेक्ट्रॉन को आपने इतना एनर्जी दे दिया कि वो बाहर ही चला गया। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बाद में करते हैं। कैन आई मेंशन अ जनरल स्टेटमेंट दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है -13.6, ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा +13.6। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी होता है एनर्जी एट इन्फाइनाइट लेवल माइनस फर्स्ट लेवल। इन्फाइनाइट लेवल पे एनर्जी 0 है, फर्स्ट लेवल का -13.6, ये बन गया +13.6। ठीक है, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन था, आपने वहां से फर्स्ट ऑर्बिट का पता कर लिया। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय Z²। इसका Z है 2, तो 13.6 को हम 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ आयोन। क्वेश्चन में यही तो पूछा था आपसे, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। वी कैन हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ। एक तो सारे यूनिट्स में एनर्जी का वैल्यू याद करना है। आफ्टर दैट ये बात इंपॉर्टेंट है, एनर्जी जो है फर्स्ट ऑर्बिट की दैट इज नेगेटिव ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+
हाइड्रोजन से 4 गुना ज्यादा है। क्लियर। इसी तरह अगर Li+2 का पूछेंगे तो वो 3 स्क्वायर करना है, फिर वो 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए ये एक्सप्रेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r in the mvr is equal to nh upon 2 pi. You are aware of this angular momentum postulate of Bohr. तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के लिए आप mvr is equal to nh upon 2 pi के अंदर v को रखो लेफ्ट पे, r भी राइट पे चला गया। अब r का वैल्यू पुट कर देंगे, r का डेरिवेशन अभी अभी किया था, that is equal to n square h square upon 4 pi square mz e square। ये पुट करने से आपके पास कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। एक तो NH कट जाएगा, स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, 2 कट गया, एक पाई भी कट गया, 2 पाई रह गया, मास इज कैंसल्ड। तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बन रहा है 2 पाई z e स्क्वायर अपॉन NH। इस तरीके से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर वैल्यू पुट करेंगे हम प्लैंक्स कांस्टेंट का, उसके बाद n का, वो सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आता है वेलोसिटी का 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। गॉट इट। z न्यूमरेटर में रहेगा, n डिनोमिनेटर में रहेगा। आप चेक करो, हमारे एक्सप्रेशन में z ऊपर है और n डिनोमिनेटर में। ये जनरल एक्सप्रेशन याद रखना है। वेलोसिटी का वैल्यू फॉर nth ऑर्बिट 2.18 इंटू 10⁸ पहले हम z लिखते हैं, बाद में यूनिट्स लिखेंगे। z इन द न्यूमरेटर, n इन द डिनोमिनेटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब आपको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट किसी का भी कैलकुलेट करना है। जैसे सेकंड का कैलकुलेट करना है तो हाफ हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे। लेट्स कैलकुलेट फॉर सेकंड ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज 2.18 इंटू 10⁸ अपॉन 2। z मैंने 1 ले लिया हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 लिया तो हाफ हो गया वेलोसिटी। अब क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब थर्ड ऑर्बिट का कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। तो ये जो वैल्यू हमने लर्न करी थी फर्स्ट ऑर्बिट की, इसके साथ हमने ये भी याद किया था कि z अपॉन n होता है। तो z फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1 एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर थर्ड ऑर्बिट, यू विल डिवाइड बाय 3। जो भी आएगा वो आपका आंसर है, थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज और दी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी बार रिवॉल्व करता है, उसके लिए पहले ये पढ़ेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। दिस इज गिवन पर सेकेंड। पर सेकेंड कितनी बार रिवॉल्व करता है वो रिजल्ट होता है, एक्सप्रेशन है वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस, और ये वैल्यू आती है। तो देखते हैं कैसे आ रहा है। नंबर ऑफ, वी हैव टू राइट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। इट इज गिवन बाय वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस। वेलोसिटी तो अभी अभी यहां से कैलकुलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी याद रहे तो आप 1 सेकेंड में mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई लिख लो और यहां से v निकाल लो। v का वैल्यू में हम पुट कर देंगे nh अपॉन 2 पाई mr, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस है 2 पाई r। तो ये बन रहा है nh अपॉन 2 पाई का मतलब 2 बार ही है ना, 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर स्क्वायर। r की वैल्यू पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mz e स्क्वायर। ये सारा यहां पुट करने के बाद आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का रिजल्ट मिल जाएगा। जब आप पुट करोगे वो रिजल्ट यहां दे रखा है, इट विल बी इक्वल टू 6.6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6.66 इंटू 10⁻15। देखो जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी NH अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। अब r की जगह मैंने लिख दिया है
n स्क्वायर h स्क्वायर, ऊपर जाएगा 4 पाई स्क्वायर mze स्क्वायर, फिर इस सब का होल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर था ना, इस सब का आपने होल स्क्वायर कर देना है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, n क्यूब h क्यूब नीचे आएगा क्योंकि ये कटेगा ना, 4 पाई स्क्वायर का भी फिर फर्दर स्क्वायर लेंगे तो ये सॉल्व करके आता है 4 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e4। दिस इज द रिजल्ट। अब हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा, मास को पुट करेंगे, चार्ज को पुट करेंगे, इट विल बी 6.66 इंटू 10 रेज टू पावर 15 z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अब हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन ने कहा था कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करता है, तो आप क्या करोगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए n को 3 पुट करोगे, 3 का क्यूब ले लो, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आफ्टर डिवाइडिंग विद 27 ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो बोहर ने आपको ये दिखा दिया है कि ऑर्बिट का रेडियस कितना है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी बार रिवॉल्व करता है एक सेकेंड में, और एनर्जी अलग अलग से देख लिया, काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट होना है, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस। बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिर्फ हाइड्रोजन पे काम किया। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर अट्रैक्शंस और रिपल्शन स्टार्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो कॉन्सेप्ट उसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस तो कंसीडर ही नहीं किया। सेकेंड प्रॉब्लम, जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जीमन इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन मैग्नेटिक फील्ड को हम जीमन इफेक्ट कहते हैं, और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो एक लाइन से फर्दर स्प्लिटिंग क्यों हो रही है वो भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुड नॉट एक्सप्लेन द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में नहीं है, उसके ऑपोजिट रिजल्ट दे रहा है बोहर। तो देखिए कैसे, ड्यूल नेचर का मतलब है कि एक पार्टिकल के पास, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, जैसे मैटर हैज वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर। मैटर के पास वेव और पार्टिकल करेक्टर दोनों होते हैं। तो बोहर ने तो इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह समझा ही नहीं है, उसने तो पार्टिकल समझ के कंप्लीट रिजल्ट दे दिया कि ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है, ये एनर्जी है। बट अगर उसमें वेव करेक्टर है इलेक्ट्रॉन में, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन, हर चीज इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो इलेक्ट्रॉन के पास अगर वेव करेक्टर है तो उसका सर्टन रिजल्ट नहीं आ सकता, वेव का तो एग्जैक्ट पोजीशन पता ही नहीं चलता। सो मटेरियल के पास अगर ड्यूल नेचर है तो बोहर मॉडल तो फिर फेल हो जाता है। बोहर ने तो सारे एक्यूरेट रिजल्ट दे दिए, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और which is microscopic particle cannot be known with accuracy, right? तो ये अगर इलेक्ट्रॉन का रिजल्ट एक्यूरेटली आ ही नहीं सकता तो बोहर ने कैसे रिजल्ट दे दी। बोहर ने तो बता दिया 0.529 एंगस्ट्रॉन पे फर्स्ट ऑर्बिट है, 0.529 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो सेकेंड ऑर्बिट है। तो ये पॉइंट्स हैं जहां जहां बोहर का मॉडल फेल होता है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ड्यूल नेचर को और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने जो काम किया बोहर मॉडल पे, एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का, उसके ऊपर के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम, आपको लिमिटिंग लाइन का वेवलेंथ निकालना है लैम्डा,
ठीक है, तो लिमिटिंग लाइन का मीनिंग पहले से पता होना चाहिए। लिमिटिंग लाइन को ब्रैकेट में यहाँ क्लियर भी किया हुआ है, दैट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज। जैसे कोई कह दे लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो मतलब लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन। अब लास्ट लाइन कब होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आ रहा है तो बाल्मर सीरीज की लाइन आएगी, अगर फर्स्ट पे आ रहा है तो लाइमन सीरीज की लाइन आएगी। हमारे क्वेश्चन में बाल्मर सीरीज दिया है तो हम n1 को ले लेंगे 2 और n2 को इन्फिनिटी, बिकॉज लिमिटिंग लाइन वाज टोल्ड टू यू। तो आपको जो लिमिटिंग लाइन है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। क्यों? क्योंकि एनर्जी होता है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये हाईएस्ट एनर्जी की ट्रांजिशन है, इन्फिनिटी से सेकंड का मतलब हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का सीधा मीनिंग है बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सो इट हैज लेस वेवलेंथ और लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट वेवलेंथ लाइन के लिए हमें वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, तो आप रिडबर्ग से रिलेशन यूज करेंगे। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो n1 n2 अभी हमने डिसाइड कर लिए थे, n1 इज 2 एंड n2 इज इन्फिनिटी। 1 upon 2 square minus 1 upon infinity square. This is 1 upon lambda. Can I write here 1 upon lambda is equal to RH upon 4? It is equal to RH upon 4 क्योंकि 1 upon infinity तो 0 होता है। तो ये आ गया 1 upon lambda। अल्टीमेटली आपको lambda कैलकुलेट करना है। This is wave number. 1 upon lambda wave number होता है। आपका आंसर चाहिए lambda में, it will be 4 upon RH. सो कीप इन माइंड 1 अपॉन RH का वैल्यू अगर हम लर्न कर लें, RH इज 109678। ठीक है, तो ये हर बारी 1 को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। आप इसको याद कर लो, 1 अपॉन RH इज 91.2 नैनोमीटर। 91.2 नैनोमीटर। और ऑप्शंस को देखें अगर, तो ऑप्शंस तो एंगस्ट्रॉन में है, नैनोमीटर में नहीं है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे। इट इज 4 into 912 एंगस्ट्रॉन, सो यू विल गेट 3648 एंगस्ट्रॉन। ये आपके पास लैम्डा का आंसर आ गया। लैम्डा फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन 3644। आई मीन टू से बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हम रिडबर्ग रिलेशन की हेल्प से हर बारी लाइंस का वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी वेव नंबर भी पूछा जाता है, तो वेव नंबर के लिए 1 अपॉन लैम्डा एंड वेव लेंथ के लिए लैम्डा। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट emitted for transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus is equal to transition in hydrogen atom corresponding to which of the following? आपको सेम फ्रीक्वेंसी करना है। कैन आई से सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया सेम वेव नंबर। तो एक तरफ लिख लेंगे हम He प्लस, एक तरफ हम लिखेंगे हाइड्रोजन। उनके लिए इक्वेट कर देंगे। ट्रांजिशंस एक दी है 4 से लेके 2 तक He प्लस का। हाइड्रोजन का आपको फाइंड आउट करना है। तो He प्लस के लिए 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम लिखते हैं RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 4, और इधर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये ट्रांजिशन दी गई थी 4 से 2, मतलब हायर लेवल इज 4, ये 2 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर इंटू 4, एंड दिस साइड वी हैव टू फाइंड आउट। और जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो दोनों तरफ हमने कैंसिल कर दिया। तो ये आंसर बनता है, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जस्ट दोनों को देखो इक्वेट करते हैं, और n1 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1, n2 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, सिंपली बाय कंपेयरिंग। कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ योर इक्वेशन। n1 एंड n2 इज 1 to 2, मतलब जो वेवलेंथ He प्लस में
4 से 2 ट्रांजिशन की होती है, वही वेवलेंथ हाइड्रोजन के अंदर 1 से 2 ट्रांजिशन की होगी। सो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 2 to 1। लोअर लेवल इज 1, हायर लेवल इज 2। इलेक्ट्रॉन हायर लेवल मतलब सेकंड ऑर्बिट में था, सेकंड से जंप करके फर्स्ट में आता है, तो वो फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ या कह लो वेव नंबर दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द ट्रांजिशन फॉर He+ विच इज फ्रॉम 4 to 2। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। हमने सिंपली दोनों तरफ वेव नंबर को इक्वल किया है। वेव नंबर इक्वल क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल। सेम फ्रीक्वेंसी मीन्स सेम वेव नंबर, बिकॉज यू नो C is equal to nu lambda. So nu आप कैलकुलेट करते हो C by lambda. Can I write nu is equal to C into nu bar? Is it okay? तो जितना अगर वेवलेंथ सेम है तो वेव नंबर भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेव नंबर सेम होगा। Coming to the next question now, question number 3. In Balmer series of lines of hydrogen spectrum, the third line from red end corresponds to which of the following inter-orbit jumps of electrons for Bohr's orbit in atom of hydrogen? क्वेश्चन में देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, 2003 AIEEE का क्वेश्चन है। बाल्मर सीरीज मतलब कि N1 2, बाल्मर का हमेशा मीनिंग यही होता है कि इलेक्ट्रॉन वापस सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। एंड फ्रॉम द रेड एंड, बाल्मर रीजन जो होता है वो विजिबल रेंज में आता है। बाल्मर सीरीज की लाइंस विजिबल रेंज में आती हैं। विजिबल रेंज में ऑल 7 कलर्स हैं विबग्योर। अब हमें ये बोला गया है कि रेड एंड से थर्ड लाइन की बात करिए। सो ये तो डिसाइडेड है कि N1 is 2, राइट। अब हायर लेवल कौन सा होगा? ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है और ये 5 भी हो सकता है, बट लोअर लेवल्स तो फिक्स हो चुका है क्योंकि बाल्मर बोला गया है। वैसे भी रेड एंड से भी दिख रहा है कि ये विजिबल रेंज के अंदर है। कलर्स तो सिर्फ विजिबल लाइट के ही होते हैं। तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 आएगा, दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, और ये वाली थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। आपको थर्ड लाइन के लिए N1 N2 बताने हैं, मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां हो रही है। ऑप्शंस थी 3 to 2, 5 to 2, 4 to 1 और 2 to 5। ये बनेगा 5 to 2 ट्रांजिशन है। ये हायर लेवल 5th था, 5th से 2nd पे आएगा। इस तरीके से करेक्ट चॉइस फॉर N1 and N2 कैन ओनली लीड टू द करेक्ट आंसर फॉर फ्रीक्वेंसी, करेक्ट आंसर फॉर वेव नंबर, और समटाइम्स हमें वेवलेंथ भी पूछा जाता है। रिडबर्ग रिलेशन लगाना है, बट N1 N2 ठीक से पहले पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। सो अगेन क्वेश्चन ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हेल्प से बोहर ने अपना मॉडल डेवलप किया है। So we have to learn properly what is the wavelength of limiting line in Lyman series in hydrogen atom। अब आपको limiting line दी Lyman series की, तो क्या डिटेल है? Lyman का मीनिंग हुआ, Lyman series means ground level is 1, इलेक्ट्रॉन वापस फर्स्ट ऑर्बिट्स पे आ रहा है। Limiting line for Lyman series, और N2 इन्फिनिटी होगा क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन को लिमिटिंग लाइन कहते हैं। लेट्स से कि ये इनफाइनाइट लेवल है, दिस इज द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बट बहुत दूर है जो वो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो ये लिमिटिंग लाइन हो गई हमारे पास लाइमन सीरीज की। वी कैन से 1/λ इज इक्वल टू RH 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, और Z तो 1 लेना है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए है। Simple question, 1/λ is RH 1/1 square minus 1/infinity square. So you get it is equal to RH. तो ये आपको वेव लेंथ निकालनी थी फॉर लिमिटिंग लाइन। हमें अभी तो वेव लेंथ नहीं, अभी वेव नंबर मिला है। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू लैम्डा। लैम्डा बन जाएगा 1/RH। 1/RH की वैल्यू है 191.2 नैनोमीटर। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस तो एंगस्ट्रॉन में हैं, तो नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉन में। इट इज 912 एंगस्ट्रॉन। कीप इन माइंड 1 angstrom is 10 raised to power minus 10 meters, whereas 1 nanometer is 10 raised to power minus 9
मीटर्स। ये रिलेशन होता है, ठीक से क्लियरली याद रखना है। तो अब आपके पास लैम्डा का आंसर आ गया, वेवलेंथ इज 912 एंगस्ट्रॉन फॉर द लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। गॉट इट? योर आंसर इज ऑप्शन ए। Let's move to the next now. Question number 5. The radius of which of the following orbits is same as that of first Bohr orbit of hydrogen atom? अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बाद हमारे पास बोहर मॉडल में रेडियस का क्वेश्चन है। रेडियस आपको बताना है 4 ऑप्शन में से किसका सेम है एज द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। IIT 2001 का क्वेश्चन है। And we have relation for radius 0.529 into n square upon z। ये हमने अभी अभी रिलेशन डिराइव भी किया था, ये एंगस्ट्रॉन में है। ठीक है, तो आपके पास He प्लस दिया है, ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, He प्लस एंड n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट। तो ये हो गया 0.529 इंटू n2 दिया था, सेकेंड ऑर्बिट दिया था, न्यूमरेटर में n स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में z है। Z is 2 फॉर He प्लस, हीलियम का Z 2 है और प्लस का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें, 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड। तो यू विल नॉट गेट 0.529, यहां पे आएगा 0.529 इंटू 2, राइट। बी ऑप्शन इज लिथियम Li plus 2 and n is equal to 2, second orbit of lithium is given। फिर से सेम रिलेशन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 इंटू सेकेंड के लिए 2 स्क्वायर, डिवाइड करेंगे 3 से, दिस इज नॉट इक्वल टू 0.529, ये तो 0.529 से बड़ा है, इट इज 4/3, नो नीड टू डिवाइड। थर्ड ऑप्शन में दिया है फिर से लिथियम, बट इस बारी n मतलब थर्ड लेवल दिया, पहले सेकंड दिया था, अब थर्ड दिया है। यू हैव 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3, तो ये भी 0.529 नहीं है, उससे 3 गुना है, एंगस्ट्रॉन में आंसर्स हैं। बट हमें तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है, वो तो 0.529 ही होता है। डी ऑप्शन देखते हैं, डी क्या है, Be प्लस 3 एंड सेकेंड ऑर्बिट यू हैव बेरिलियम प्लस 3 एंड n is equal to 2, it is 0.529 into n square की जगह 2 square upon 4, you will get 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो यही है, 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो आपके पास आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राइट। तो इस तरीके से रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.529। एवरी टाइम रिलेशन जो हम यूज करते हैं रेडियस के लिए वो ये है, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n1 और हाइड्रोजन है तो ZB1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड शेल ऑफ He प्लस। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंड वी हैव n वैल्यू 2, सेकेंड ऑर्बिट दिया था और आपको ये He प्लस दिया है, He प्लस का मतलब z इज इक्वल टू 2 फॉर He प्लस। आफ्टर डिवाइडिंग 0.529 इंटू 2 रह जाएगा, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 1.058 एंगस्ट्रॉन। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन, सी आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ। According to Bohr's theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit is, fifth orbit में angular momentum, this is again a previous year 2006 AIEEE question है। बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम का पॉस्टुलेट है वो है mvr इज इक्वल टू NH/2π, राइट, मेन पॉस्टुलेट है। और आप इसमें फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, ये जो लेफ्ट पे है ये है एंगुलर मोमेंटम mvr, दिस इज इक्वल टू NH/2π। कैन इट बी रिटन एज 5h/2π। 5h/2π क्या होता है, 2.5 h/π। 2.5 h/π मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी। ये सबके अंदर पाई जो है वो बाई चांस मिस हो रहा है,
दिस इज 1 h अपॉन पाई, फिर है 10 h अपॉन पाई, 2.5 h अपॉन पाई, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन He+। देखो अब मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकालना है और वो भी He+ का निकालना है। तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब न्यूक्लियस से जो 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉन पे होता है हाइड्रोजन के केस में, वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की है वो बताइए। तो ये आप रिलेशन फिर से रेडियस का लगा देंगे, 0.5 to 9 इंटू n² अपॉन z फॉर मोस्ट प्रोबेबल। हम फर्स्ट ऑर्बिट कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम चांस होता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा क्योंकि He+ में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो पिकोमीटर में आंसर देना है, अभी तो ये एंगस्ट्रॉन में है तो आपको 1 लेना है फर्स्ट ऑर्बिट एंड z इज 2, ये बन गया 0.2645 एंगस्ट्रॉन। पिकोमीटर में 26.45 पिकोमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैन इट बी रिटन एज 26.5 पिकोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इज 10⁻⁻10 meters, whereas 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 meters। ठीक है, तो जो एंगस्ट्रॉन है उसमें अगर पिकोमीटर कैलकुलेट करने हैं तो 100 पिकोमीटर होंगे, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है। आपके 8th क्वेश्चन में आंसर बनेगा सी ऑप्शन 26.5। क्लियर? तो रेडियस के ऊपर क्वेश्चन है, अभी फिर एनर्जी के क्वेश्चन आएंगे। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ इज गिवन 19.6 into 10⁻⁻18 joule per atom. The energy of first stationary state of Li+ is। For this question आपको इंफॉर्मेशन He+ का दिया है बट कैलकुलेट करना है Li+2 का और फर्स्ट ऑर्बिट का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो वी कैन राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2। For Li+2 it is ionization energy of hydrogen into Z²। फिर आप लिखोगे ionization energy of He+, it is equal to ionization energy of hydrogen into Z²। तो दोनों का रेशो ले लेते हैं, रेशो लेने से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 पता चलेगा। पहले आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 डिवाइडेड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+, कैन इट बी रिटन एज 9/4। मैंने उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये ले लिए और ये कट जाएगा, हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास एक वैल्यू गिवन थी 19.6 into 10⁻⁻18 वॉज गिवन फॉर He+2। 19.6 into 10⁻⁻18 न्यूमरेटर आपको कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर गिवन है 9/4 इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। So we will simply cross multiply and get the answer। ये आ जाएगा 4.4। After multiplying you will get 4.41 into 10⁻⁻17। यूनिट्स देखते हैं, क्वेश्चन में जूल पर एटम दिया था तो ये भी जूल पर एटम में आएगा। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इट इज equal to, we can say it is better to write in this manner, we can write that energy of first orbit is equal to negative of ionization energy। जैसे हाइड्रोजन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बट फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें देनी पड़ेगी सो दैट वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू थी जो 4.41 into 10⁻⁻17, उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li+2, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा, -4.41 into 10⁻⁻19। इज इट ओके? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स move from higher energy level to lower energy level, then energy is absorbed or emitted or both A and B। higher level से इलेक्ट्रॉन जब lower level पे आएगा
दिस इज द सिचुएशन। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स कभी भी इक्वली स्पेस नहीं होते, उनके बीच में गैप जो है ऊपर जाने से कम होता रहता है। तो अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट से समझ लो जंप करके ऊपर जाना है, सेकेंड में या थर्ड में या फोर्थ में, तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। बट अगर किसी हायर ऑर्बिट से नीचे आना है, हायर से जब नीचे आएगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी विल बी एमिटेड आउट, राइट? क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना एनर्जी हाई है। फर्स्ट ऑर्बिट इज मोस्ट स्टेबल। फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट हैज मिनिमम एनर्जी, तभी तो इसका नाम है ना ग्राउंड स्टेट। जितना ऊपर जाएंगे उतना एनर्जी बढ़ती रहती है, ठीक है? तो हमारे को जब ऊपर से नीचे आना है तो इट मीन्स पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, अब जब नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी उसको लूज करनी है, एनर्जी विल बी रिलीज्ड आउट, एनर्जी विल बी एमिटेड। आंसर इज बी। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में ये बात याद रखने की है कि लेवल्स के बीच का गैप कभी भी इक्वल नहीं होता। जैसे कि आप चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की -3.4। कैसे आया ये? -13.6 अपॉन 4 करने से 3.4 आ जाता है। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू चाहिए तो -13.6 अपॉन 9 करेंगे हम, क्योंकि n स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इट विल कम आउट टू बी -1.5। एज अ रिजल्ट आप देखो जितना ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ रही है। नेगेटिव वैल्यू -13.6 थी पहले, फिर हो रहा है -3.4। इन दोनों का गैप देखोगे तो ये 10.2 है। फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पहुंचेगा। सेकंड से थर्ड में जाना है तो फिर से हम डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना कम डिफरेंस है। पहला जंप सबसे डिफिकल्ट है, पहले में 10.2 चाहिए, दूसरे में 1.9 चाहिए। तो लेवल्स को इक्वल स्पेसिंग में नहीं बनाना, इक्वली स्पेस नहीं होते, बट कीप इन माइंड higher is the orbit, higher is the energy। ऐसे याद रखना ठीक है कि ग्राउंड स्टेट फर्स्ट का नाम है, मतलब उसकी मिनिमम एनर्जी है। हायर इज द ऑर्बिट, हायर इज इट्स एनर्जी। एनर्जी हमेशा बढ़ेगी जितना ऊपर जाएंगे। सीढ़ियों से याद रखो, जितना ऊपर जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Now we have the ratio of ionization energies of Li+2 and beryllium+3। आपको रेशो निकालना है फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 and beryllium+3। Options are 2/3, 3/2, 9/16 or 16/9। Can it be written as ionization energy of hydrogen into Z square और डिवाइडेड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z स्क्वायर। ये Z He नहीं, बेरिलियम+3 का लेंगे और ये Li+2 का लेंगे। इस तरीके से आपका रिलेशन है। वी विल राइट दिस इज इक्वल टू लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर और बेरिलियम के लिए 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16 एंड वी हैव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम+3। ये कैंसल आउट हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कैंसल। हमारा आंसर बनता है 9/16। 9/16 का क्या मीनिंग है? इट इज ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस एन इलेक्ट्रॉन विल मेक इन सेकेंड शेल ऑफ He+ इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी हमने पढ़ा था। ये रिलेशन बेटर होता है कि वैल्यू याद कर लो रिलेशन की। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर अपॉन n³ एंड द वैल्यू वाज 6.66 इंटू 10⁻15 Z स्क्वायर अपॉन n³। हमें ये याद रखना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस का रेशियो लेके कैलकुलेट किया और ये हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट याद होने से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो। तो क्वेश्चन में एक तो He+ दिया है, दूसरी बात सेकेंड शेल दिया है, सेकेंड ऑर्बिट He+। फॉर He+ हमें Z क्या लेना है? 2।
तो इट विल बी इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻15 और ये हो गया 2 का स्क्वायर। एंड देन सेकेंड ऑर्बिट भी सेकेंड है तो डिनोमिनेटर में भी 2 क्यूब। योर आंसर विल बिकम 6.66 इंटू 10⁻15 अपॉन 2। तो ये आ गया 3.33 इंटू 10⁻15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन इतनी रेवोल्यूशंस बना लेता है, मतलब इतने चक्कर काटता है एक सेकेंड में अराउंड द न्यूक्लियस। योर आंसर इज ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी बार पूछा जाता है। रिलेशन याद करो, नहीं याद है अगर तो आप उस टाइम पे डिराइव भी कर सकते हो बाय टेकिंग द रेशो ऑफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस। इस तरह से हम डिराइव भी कर सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13th। हाइड्रोजन एटम is supplied with 12.1 electron volt energy and electron returns to the ground state. After excitation, the number of spectral lines of Balmer series would be। एक हाइड्रोजन एटम को हम अगर इतना एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट आफ्टर एक्साइटेशन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो देखने का बात यह है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में पहुंचा इतनी एनर्जी गेन करने के बाद। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करने के बाद देखिए ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है, हमें दिया भी हुआ है। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर -13.6 के बाद हमने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्सॉर्ब करा दिया, तो क्या डिफरेंस आ गया? कैन आई से इट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किस ऑर्बिट का एनर्जी है ये देखना है। उसके बाद ही हम नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन ये था, एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। z तो 1 है, हाइड्रोजन के लिए है क्वेश्चन, तो ये वैल्यू थी -1.5 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं n स्क्वायर 13.6 अपॉन 1.5? ये n स्क्वायर का वैल्यू डिवाइड करने के बाद 9 आ जाएगा। ठीक है, 15 9 सा होता है 135, तो n इज इक्वल टू 3। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंचा। अब थर्ड के बाद जब वो वापस आता है, व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी? हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीखा था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस is given by n into n minus 1 upon 2. n value is 3. So 3 into 3 minus 1 upon 2. It will be 3 lines. But question ने साथ में ये कहा spectral lines in Balmer series. Total lines तो 3 है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तो आ गया 3, पर आपको बोलना है लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज। लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज ओनली वी हैव टू आंसर। तो थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फॉल करके सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, तभी लाइन बाल्मर सीरीज की होगी। वैसे तो थर्ड से 1 भी आ सकता है। टोटल तो 3 लाइनें हैं, 3 से 2। टोटल लाइंस अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। ये थर्ड ऑर्बिट और ये है समझ लो सेकेंड ऑर्बिट, ये है फर्स्ट ऑर्बिट। तो 3 से 2, फिर 3 से 1 और फिर 2 से 1। टोटल 3 लाइनें आ सकती हैं, वो तीनों हमने ड्रॉ कर दी। 3 आंसर भी आ रहा था, बट हमें सिर्फ बाल्मर सीरीज की लाइन के ऊपर आंसर करना है। बाल्मर सीरीज में तो एक ही लाइन है, 3 में से एक ही लाइन ऐसी है जो जिसका n1 जो है 2 है। n1 2 मतलब ग्राउंड लेवल 2। तो आपके पास आंसर है ओनली 1 लाइन विल बी देयर इन द बाल्मर सीरीज। आंसर इज ऑप्शन ए। थिंग्स आर क्लियर। तो आपके पास 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया गया था। हमने पता किया कि वो किस ऑर्बिट में पहुंचा है। उसके बाद हमने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइंस का नंबर कैलकुलेट किया। बट क्वेश्चन में बहुत स्मार्टली देखना है, टोटल लाइंस तो पूछा ही नहीं जा रहा आपसे,
स्पेक्ट्रल लाइंस इन बाल्मर सीरीज पूछा जा रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 14th। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by this relation minus 2.178 into 10 raised to power minus 18 joule. Wavelength of light required to excite an electron in hydrogen atom from n is equal to 1 to n is equal to 2 will be. नेट रिलेशन जो जनरल एक्सप्रेशन एनर्जी का है वो ये दिया है -2.178 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 जूल, और z स्क्वायर एनर्जी में न्यूमरेटर में रहता है, ये डिनोमिनेटर में रहता है। वेवलेंथ निकालनी है, अब दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि दो लेवल्स की बात है, एक्साइटेशन हो रही है फ्रॉम 1 to 2। डेल्टा ई हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई की जगह लिख देते हैं एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा जो है इट इज इक्वल टू माइनस, बेटर है ये वैल्यू आप इस तरह से लिखो, इट इज इक्वल टू 2.178 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आगे माइनस नहीं लगाना फिर, क्योंकि हमने पहले n1 लिखा है फिर बाद में n2 लिखा है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले n1 n2। n1 इज 1 स्क्वायर और वो है 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। It is equal to 1 upon lambda 2.178 10 raised to power minus 18 divided by h है Planck's constant 6.626 into 10 raised to power minus 34 multiplied by c which is 3 into 10 raised to power 8, ये हो रहा है 1/1 minus 1/4। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें अल्टीमेटली लैम्डा निकालना है, ये 1 लैम्डा है। अभी तो राइट साइड पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे आप उसको सॉल्व करके आंसर फॉर दिस विल बी 1.214 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर्स। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेई मेंस 2013 में क्वेश्चन आया। आपने दोनों लेवल्स का डिफरेंस लेना है, डेल्टा ई 1 से लेके 2 तक की ट्रांजिशन का वेवलेंथ निकालना है। हमने 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की हेल्प से कैलकुलेट किया लैम्डा, राइट। सो बिग कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व्ड बट वी हैव टू टेक अप, आंसर इज ऑप्शन ए इज योर आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन -328 किलो जूल पर मोल फॉर सेकेंड ऑर्बिट, hence the energy of fourth Bohr's orbit would be। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी हमें गिवन है और फोर्थ का हमें निकालना है। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज -328, फोर्थ ऑर्बिट इज टू बी कैलकुलेटेड। कैन आई राइट एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसी तरह एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन n स्क्वायर विच इज 16। अब हम अगर इनका रेशो ले लें तो ये बन जाएगा E2 अपॉन E4 इज इक्वल टू E1 कैंसिल हो गया, इट विल बी 16/4। 16/4 का मतलब E2 की जगह -328 पुट कर देंगे, E4 इज इक्वल टू 4/1। Can I write E4 is equal to 328/4 which will be equal to 82 with a negative sign। एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट है -82, यूनिट्स क्या थे किलो जूल पर मोल, तो ये आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। सिंपली टेक द रेशो फॉर दिस जनरल एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने क्वेश्चन किया। एक्सप्रेशन ये है एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो z तो हर बारी हाइड्रोजन ही था तो z तो 1 ही लेना है, बट हमने ये एक्सप्रेशन लिया सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट से E1/4 है और फोर्थ ऑर्बिट E1/16। तो आंसर बनता है -82 का मतलब आंसर है आपका डी, -82 किलो जूल पर मोल। एनर्जी, रेडियस और आपने एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट आते हैं अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ इट इज ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ
hydrogen atom is A0 is the radius and question is from IIT 2012. आपको सेकेंड ऑर्बिट दिया है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर देंगे। देखिए, लेट सब्स्टिट्यूट द रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वेलोसिटी हम निकाल लेंगे बाय mvr इज इक्वल टू nh/2π बाय दी एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट। वेलोसिटी को रखिए लेफ्ट पे, बाकी सब राइट पे ले जाएंगे। कैन इट बी रिटन एज nh/2πm। अब सेकेंड ऑर्बिट बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है A0, पहले साइड पे लिख लेते हैं। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस जो होगा वो फर्स्ट इंटू n², तो सेकेंड ऑर्बिट इज A0 इंटू 2², मतलब सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है 4A0। तो अब यहाँ r की जगह हम पुट कर देने वाले हैं 4A0। इट इज बेटर टू राइट 4A0 फॉर वेलोसिटी। अब आपको तो v का स्क्वायर चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए v² चाहिए, इसको स्क्वायर बना दो। v² विल बी n² h² अपॉन 4π² m², फिर ये 16, 4 का स्क्वायर 16 A0²। तो ये हो गया v²। काइनेटिक एनर्जी तो होता है हाफ mv², ये बनेगा हाफ ऑफ m इंटू n² h² अपॉन 4π² m², 16 A0²। तो ये आपके पास बनेगा, ये बन रहा है 32 इन द डिनोमिनेटर। यू विल गेट द वैल्यू एज 32, फिर h² है न्यूमरेटर में, इट इज m इज गेटिंग कैंसल्ड, n² h² अपॉन 32π² and then 1m is left A0²। Let's come to the options for kinetic energy। हमारा आंसर है C ऑप्शन में। n हमने लिया रिलेशन में, इन्होंने नहीं दिया क्योंकि ये n को 2 पुट करने से अपने आप वो वैल्यू 32 बन जाएगी। इसको हम 2 का स्क्वायर पुट कर देते, n² इज, इट इज बेटर टू राइट हेयर, ये कर दिया n2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू h², तो डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का 4 कट गया, अपने आप से वो 32 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। हमने बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हेल्प लिया है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, और वेलोसिटी का v² बनाया और काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दिया, बट सेकेंड ऑर्बिट के लिए है तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट से 4 टाइम्स बड़ा है, इस बात का ध्यान रखना है। आपका आंसर है ऑप्शन सी। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 17th, अनदर क्वेश्चन ऑन एनर्जी ऑफ this is question on kinetic energy and potential energy. Kinetic energy of an electron in nth orbit of uni-electron species is 13.6 z² अपॉन n²। ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। हमने ये थ्योरी के टाइम पे डिस्कस भी किया था। काइनेटिक एनर्जी था ze² अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है -ze² अपॉन r। कैन यू सी द डिफरेंस? कैन यू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टू? पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 13.6 इंटू 2 कर देंगे और पोटेंशियल एनर्जी के आगे नेगेटिव लगेगा, z² अपॉन n² विल ऑलवेज बी देयर। यू आर गेटिंग 27.2 z² अपॉन n²। दिस इज माइनस, क्योंकि लेफ्ट वाला माइनस अब हम राइट पे ले आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये रिलेशन है, एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो -27.2। सी और डी सेम जैसी ऑप्शन है, बी केयरफुल, एक में माइनस एक में प्लस लगा रखा है, आपका आंसर नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18th, द शेल नंबर टू विच the electron of hydrogen atom will be excited by supply of 12.75 electron volt energy। किस शेल में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा जब उसको इतनी एनर्जी देंगे 12.75।
तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हमें पता है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट विल बिकम फर्स्ट ऑर्बिट -13.6 और फिर 12.75 इसको दे दिया गया। तो दोनों वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हैं, जब आप ऐड करोगे ये बन जाएगा -0.85। अब देखना ये है कि ये कौन सा ऑर्बिट है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज -E1/n², एंड क्वेश्चन के अंदर Z तो 1 लेना है क्योंकि हाइड्रोजन एटम बोला है, तो Z मैंने नहीं लिखा, Z इज 1 फॉर हाइड्रोजन। -0.85 इज इक्वल टू -13.6/n², तो n² ये आ गया, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके ये बनता है 16, n² 16 मतलब n इज 4। फोर्थ ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अगर उसको 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई। फोर्थ ऑर्बिट, आंसर सी। तो एनर्जी के ऊपर वेरियस एस्पेक्ट्स आपने देख लिए, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में पहुंचता है, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके, और जिस भी ऑर्बिट में पहुंच जाता है उसके बाद वो जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो कितनी लाइंस आएंगी स्पेक्ट्रम में, ये सब इंटरलिंक्ड चीजें हैं, आपने इन क्वेश्चंस में देखी हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है वेलोसिटी के ऊपर। The highest velocity of electron is available in hydrogen second orbit or He plus sixth orbit, Li plus 2 3 and Be plus 3 5. Let's see highest velocity। velocity का जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। v मतलब velocity of electron in nth orbit is equal to velocity in the first orbit into z/n। तो ये हो गया, एक बारी ए ऑप्शन में हमने क्या लेना है, v1 इंटू हाइड्रोजन का z1 है और सेकेंड ऑर्बिट दिया मतलब v1/2। आपको आंसर देना है हाईएस्ट वैल्यू के लिए। बी को देखते हैं, फॉर बी ऑप्शन He प्लस, पहले तो हाइड्रोजन दिया था, यहाँ He प्लस दिया था, तो ये बनेगा v1 इंटू z इसका 2 और सिक्स्थ ऑर्बिट दिया है, सिक्स्थ ऑर्बिट मतलब ये v1/3 हो गया। आगे चलते हैं सी ऑप्शन में, Li प्लस 2, वी हैव फर्स्ट ऑर्बिट इंटू z इसका 3 और n भी इसका 3। लिथियम के लिए z वैल्यू भी 3 है और लिथियम का थर्ड ऑर्बिट दिया है। आगे दिया है बेरिलियम फिफ्थ ऑर्बिट Be प्लस 3। ये सारे के सारे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तभी बोहर के इक्वेशन आप लगा पा रहे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता है। हमें दिया है फिफ्थ ऑर्बिट, तो n 5 है, ये 3 है, यू आर गेटिंग 3/5। तो हाईएस्ट वॉज आस्क्ड, हाईएस्ट मीन्स आंसर बनेगा ये, सी ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट? क्वेश्चन इज क्लियर? जनरल एक्सप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, फॉर वेलोसिटी एंड फॉर रेडियस, फॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये सारे बोहर के सक्सेसेस हैं, बोहर ने ये सब हमें सिखाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से एनर्जी के ऊपर। Ratio of energy is required to knock out electron from fifth shell and first shell of hydrogen atom is। Energy to knock out मतलब ionization energy होती है from first to infinity, ground state से infinity तक ले जाना है। बट हमें एक तो फर्स्ट ऑर्बिट बोल दिया मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट डेल्टा ई लेना है। आपका इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में था, फिफ्थ में से उसको बाहर निकाल के इन्फिनिटी तक ले जाना है, रेशो चाहिए। तो ये बन जाएगा डेल्टा ई फॉर द फिफ्थ टू फर्स्ट इज 13.6/25 और फिर दूसरा ये 5 टू इन्फिनिटी है। दूसरे के लिए आपको लेना है फर्स्ट टू इन्फिनिटी, वो हो जाएगा 13.6/1। एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय +13.6 into z² upon n²।
Z1 है, हाइड्रोजन के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं। अब इन दोनों का रेशो ले लीजिए। इट इज एनर्जी ऑफ फिफ्थ टू इन्फिनिटी, एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू इन्फिनिटी is 13.6 upon 25, 13.6 upon 1। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू क्या बनती है? आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 13.6 कैंसल्ड, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये बन रहा है 1 upon 25, 1 upon 25 मीन्स 0.04। तो 0.04 इज योर आंसर। चेक करेंगे रिटर्न इन विच ऑप्शन? 0.04 मीन्स ऑप्शन बी। इज इट ओके, क्लियर? सो वी हैव टेकन अप बोहर मॉडल इन डिटेल। बोहर मॉडल के लिए आपने ये देख लिया है कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑर्बिट का। एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे में जाना है या हायर से लोअर में आना है तो कितना एनर्जी का डिफरेंस रहेगा, गैप रहेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन। बट जो भी काम किया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे किया। आप बोहर के कॉन्सेप्ट को हीलियम पे नहीं लगा सकते, He+ पे ही लगेगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, He+ में 1 इलेक्ट्रॉन है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ये फेल हो जाता है। तो आज हमें एटम का स्ट्रक्चर बोहर की वजह से ही पता है, बट फिर भी बोहर मॉडल फेल हुआ। बोहर मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी? बोहर को सर्टेनिटी की टर्म्स में नहीं बोलना चाहिए था। उसने सर्टन होके रिजल्ट्स दे दिए कि ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है, ये एनर्जी है और इतना एंगुलर मोमेंटम है। बट ऑब्जेक्शन क्या लगा कि अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है तो बोहर के कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कंसीडर करें जो कि ड्यूल नेचर के अंडर आता है, पार्टिकल तो है ही है, अगर हम उसको वेव का नेचर भी कंसिडर करें तो आप उसके लिए सर्टन रिजल्ट्स नहीं दे सकते। यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी, राइट? तो वो पूरा डिटेल अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें आप ड्यूल नेचर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड देन अल्टीमेटली क्वांटम नंबर्स पे काम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep practicing and make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for further videos. Thank you and bye bye.